आपका स्वागत है यूरेका पे। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो प्रथम पुस्तक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम अ, सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कोल्ड वॉर शब्द प्रयोग किस प्रकार के संघर्ष के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे शीत युद्ध के बारे में आप सब जानते होंगे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पे शीत युद्ध आरंभ होता है। और ये शीत युद्ध जो शब्द आप सुनते हैं, कोल्ड वॉर जो आप शब्द सुनते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल साहब ने किया था। और शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जो है ये उन्होंने अपने एक लेख में किया था जिसका नाम था यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब। दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोल्ड वॉर शब्द के प्रयोग किस प्रकार के संघर्ष के लिए किया जाता है, अगर इसकी चर्चा करें तो दोस्तों, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शब्द का जो प्रयोग है वो बिना प्रत्यक्ष युद्ध के तनावपूर्ण संबंध के बारे में किया जाता है, जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से लेकर के 1991 में यूएसएसआर के विघटन तक जो यूएसए एंड जो यूएसएसआर के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे, इस समय काल के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ये दोस्तों प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके पास में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, नहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नेम नहीं, ये 1961 की घटना है। यूएनओ के विघटन के बाद दोस्तों यूएनओ का विघटन ही नहीं हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और इसी के बाद से जो है विश्व में शीत युद्ध आरंभ माना जाता है। शीत युद्ध मुख्यतः किस आधार पर था। दोस्तों, शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था दो गुटों के मध्य। एक तरफ यूएसएसआर थी जो कि साम्यवादी विचारधारा को मानती थी और दूसरी तरफ यूएसए जो कि पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। इन दोनों में अपने अपने विचारधारा को विश्व पटल पे फैलाने के लिए संघर्ष मचा हुआ था। इसी का नाम जो है विचारधाराओं का संघर्ष भी कई बार जो है शीत युद्ध को कहा जाता है। तो शीत युद्ध मुख्यतः जो है वैचारिक संघर्ष था। शीत युद्ध के दो प्रमुख पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा, एक तरफ यूएसए था जो कि पूंजीवाद था, कैपिटलिस्ट ग्रुप था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो कि सोशलिस्ट ग्रुप था। फिफ्थ प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई थी और हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर में अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे। द्वितीय परमाणु बम का प्रथम प्रयोग हुआ था इतिहास में और ये जापान के ऊपर में हुआ था और इसी के बाद जापान ने समर्पण कर दिया था और द्वितीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा 2 सितंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो गई। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियां काफ़ी कमजोर हो गई और विश्व जो है दो ध्रुवीय विश्व में विश्व पटल पे दो ध्रुवीयता का आरंभ हुआ। एक ध्रुव जो है यूएसएसआर माना गया और दूसरा ध्रुव जो है यूएसए माना गया और इन्हीं दोनों गुट के मध्य जो है शीत युद्ध का काल भी रहा। द्विध्रुवीयता का अंत जो रहा है दोस्तों, द्विध्रुवीयता का अंत अगर हम देखें तो ये जब 1991 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसे ही जो है दो ध्रुवीयता का अंत माना गया। यानी कि पहले जो यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर होती थी, तो एक गुट अगर खत्म हो गया तो कौन से एक ही गुट बचा, यूएसए बचा। और यूएसए का जो है वर्तमान समय में कहा गया कि अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना है और विश्व जो है एक ध्रुवीयता की तरफ जो है बढ़ चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितनी महाशक्तियां थी। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जो महाशक्तियों की अगर हम बात करें तो
नहीं सॉरी, दो ध्रुवीय विश्व में कितनी महाशक्ति थी दोस्तों? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि दो गुट थी, दो दो शक्तिशाली ध्रुव थे। तो इसमें स्वाभाविक सी बातें हैं, दो थी, जिसमें कि एक तरफ यूएसए जो कि पूंजीवादी था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है था, और ये 1991 में विघटित हो गया और ये साम्यवादी प्रणाली को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो दो महाशक्तियों का वर्चस्व, इसके सीधे सीधे अर्थ है दो महाशक्तियों का वर्चस्व। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था किस काल में रही? दोस्तों, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जो आरंभ है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आरंभ होती है, और ये 1991 तक सोवियत संघ के विघटन तक जो है विश्व पटल पे कायम रहती है। तो आपका आंसर सी हो गया। द्विध्रुवीयता में सैन्य गठबंधन बने। दोस्तों, इस समय पे सैन्य गठबंधन भी बनाए गए थे, जैसे कि नेटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधन बनाया गया। सर्वप्रथम नेटो का जो है स्थापना यूएसए के नेतृत्व में किया गया, और इसमें यूरोपीय देश शामिल थे, और ये पूंजीवादी गुट के देशों का सैन्य गठबंधन था। इसके बाद 1955 में वार्सा पैक्ट जो है सोवियत गुट के द्वारा बनाया गया, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया, जो सोवियत संघ के विघटन के साथ में खत्म भी हो गया। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है 13 अगस्त 1961 को पूर्वी जर्मनी द्वारा बनाया गया था, और पूर्वी जर्मनी जो है ये यूएसएसआर के विचारधारा को मानने वाला था, सोवियत संघ के विचार साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो यूएसए यानी कि पूंजीवादी मॉडल को मानने वाला था। इसी वजह से जर्मनी का विभाजन हुआ, और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में एक दीवार खड़ा किया गया 1961 में, जिसे 1989 में जिस दीवार को तोड़ दिया गया, और ये शीत युद्ध के खत्म होने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे आंसर देख सकते हैं, सी आंसर है इसका। बर्लिन की दीवार किसे विभाजित करती थी? दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करती थी। बर्लिन की दीवार किस संघर्ष का प्रतीक था? तो दोस्तों, ये शीत युद्ध के संघर्ष का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी वो 9 नवंबर 1989 का डेट था, और इसे शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, क्योंकि दोनों ही गुट के पास में परमाणु हथियार था और परमाणु युद्ध का भय था, इस वजह से शीत युद्ध के समय में कभी भी जो है प्रत्यक्ष वार नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट प्रश्न देखें, नाटो की स्थापना से संबंधित है, तो आइए दोस्तों नाटो के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। नाटो को हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है ये। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। कोल्ड वार के समय में यह अमेरिकी नेतृत्व वाली पश्चिमी गुट का सैन्य गठबंधन था। अभी जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर में सैन्य अभियान चलाया, और उसके बाद में ग्रीनलैंड को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, तो फिर ऐसा खतरा मंडरा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रीनलैंड के ऊपर में अगर ठीक उसी प्रकार से सैन्य कार्रवाई करता ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में लेने के लिए, तो नाटो के टूटने का खतरा मंडरा रहा था वर्तमान समय में। और नाटो पहले की अपेक्षा अभी ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उतनी मजबूत से नहीं दिख रहा है, यूरोप का डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा बहुत सारे विचारकों का मानना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें तो वार्सा पैक्ट से संबंधित है। वार्सा पैक्ट की जो स्थापना है वो 1995 में हुआ था। सोवियत संघ के नेतृत्व में इसका जो है ये एक सैन्य गठबंधन बनाया गया था, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। दरअसल ये नाटो के जवाब में बनाया गया था, जो 49 में जो नाटो बनाए गए उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। और वार्सा पैक्ट जो है ये पोलैंड वार्सा में इसका मुख्यालय था। इसका जो उद्देश्य है, मैं था इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाटो वर्तमान समय में भी एग्जिस्ट करता है, और जो वार्सा पैक्ट है ये 1991 में समाप्त हो गया था यूएसए के विघटन के साथ में। इसका जो उद्देश्य था वो समाजवादी देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था, और नाटो का मुकाबला करना था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध में थर्ड वर्ल्ड का तात्पर्य था। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड का तात्पर्य जो 1945 के बाद विश्व पटल पे अनेक देश जो है आज़ाद हुए। 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए, उन देशों में जो अधिकतर देश थे वो लैटिन अमेरिकी देश थे।
1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो थे वो लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी देश थे, एशियाई देश थे। इन्हीं सभी देशों को जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। और आर्थिक विशेषता की तौर पे अगर देखें तो वर्तमान समय में ये इन देशों में, अधिकतर देशों में गरीबी और विकासशील देश जो है, जैसे भारत भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, बट परंतु भारत जो है एक विकासशील देश है। तो शीत युद्ध में जो है थर्ड वर्ल्ड का तात्पर्य है, अगर ऑप्शन देखें तो गरीब देश, युद्धग्रस्त देश, गुटनिरपेक्ष देश और उपनिवेश। तो दोस्तों इसका गुटनिरपेक्ष देश से होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ध्रुवीय, जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ जो है दोस्तों 1961 में हुआ था और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देश के द्वारा ही किया गया था। वो दोनों गुटों से अलग थे। ये सारे देश किसी भी देश में, किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, जो भी गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने वाले देश थे। और इनका लक्ष्य था कि दोनों ही महाशक्ति से दूर रहते हुए और दोनों से सहायता लेते हुए अपना आर्थिक विकास करना, और किसी भी एक महाशक्ति के दबाव में आकर के अपनी नीति को नहीं अपनाना। क्योंकि इन देशों में अधिकतर देश ऐसे थे जो कि अभी नव स्वतंत्र देश थे और एक लंबी समय की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे। तो इन्हें फिर से अपनी संप्रभुता खोने का डर था। इस वजह से ये किसी एक गुट के पक्ष में नहीं जा करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक नीति को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ध्रुवीयता में शक्ति संतुलन बना रहा क्योंकि? दोस्तों दो ध्रुवीयता में शक्ति संतुलन इसलिए था क्योंकि दोनों पक्ष समान शक्तिशाली था। शीत युद्ध का सबसे सही वर्णन है, शीत युद्ध के सबसे सही वर्णन की अगर हम बात करें तो दोस्तों लगातार तनाव की अवस्था बनी रही शीत युद्ध के समय में। जैसा कि बहुत ऐसा समय आया जब ऐसा लगा कि अब दोनों ही गुट के मध्य में वॉर होगा, परंतु ऐसी कभी हालात ही थी वॉर की, परंतु वॉर हुआ नहीं प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व बना। दोस्तों दो ध्रुवीयता के अंत के बाद का जो विश्व है उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है और अमेरिकी वर्चस्व वाला विश्व कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक घटना थी। दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक की जो घटना थी वो बर्लिन की दीवार का पतन था, जो 1989 में गिरा दिया गया था। और ये बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण था। दोस्तों दो ध्रुवीयता के उदय का जो प्रमुख कारण था वो था यूरोपीय शक्तियों का कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध के में यूरोपीय शक्ति वॉर लड़ते लड़ते काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और यूएसए और यूएसएसआर दो ही मजबूती के साथ बचा हुआ था और इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। और उस समय विश्व पटल पे अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए इन दोनों ही देश के मध्य जो है वॉर, कोल्ड वॉर की परिस्थिति उभर के सामने आई। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका द्वारा अपनाई गई जो नीति थी वो कंटेनमेंट की नीति थी, नियंत्रण की नीति थी शीत युद्ध के दौरान। ट्रूमैन सिद्धांत की अगर हम घोषणा से संबंधित एक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की जो घोषणा है 1947 में किया गया था और यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने किया था। और जो इसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना, जिन देशों पर साम्यवादी प्रभाव का खतरा है उन्हें आर्थिक और सैन्य सहायता देना। ये दरअसल शीत युद्ध के शुरुआती समय की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए थे कि साम्यवाद के प्रभाव वाले देश को आर्थिक मदद पहुंचाना और उनके अपने गुट में शामिल करना और पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल योजना संबंधित है। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्शल योजना के बारे में अगर देखें तो इसका आंसर बी होगा। दरअसल ये मार्शल योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपना अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था और इसकी जो घोषणा है तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा किया गया था और उनका नाम था जॉर्ज मार्शल उनका नाम था और 1947 में उन्होंने इस नीति की घोषणा की थी। और इस नीति का जो उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इस नीति के तहत अमेरिका ने घोषणा किया कि यूरोप का पुनर्निर्माण किया जाएगा और यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही, जल्द ही हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का लेकर के। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम 3 पार्ट में देख लेंगे और इसके बाद में हम
सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा आपकी बोर्ड एग्जाम या फिर आप अगर किसी अन्य एग्जाम में बैठते हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। धन्यवाद।